और्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणम् हे सुपञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशम् मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो जय जगजीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानंदो नामो जग बंधु जय जग प्रिया महोदय जय सुयाण भगवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकरम जय महपा महावीरम सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वव्यं विश्वपावनं संखेश्वर पुरोतम संपार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है जैन डाइट और आयुर्वेद के 43rd सेशन में। जैन डाइट और आयुर्वेद के सिद्धांत के बारे में साहब जी ने हमें बहुत बखूबी समझाया और ये समझ में आता है पिछले 42 सेशंस में बहुत क्लियरली कि लगभग जैन डाइट और आयुर्वेद के जो भी मौलिक सिद्धांत है वो 90% एक ही जैसे हैं। फर्क यहीं पे आता है जहां पे जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत जो कि अहिंसा परमो धर्म पर आधारित है, तो जिन भोजन पदार्थों के मिश्रण से बैक्टीरियल ग्रोथ होने की संभावना होती है, तो वहां जैन धर्म उनका निषेध करता है और आयुर्वेद से अलग हो जाता है। हमारे लाइफस्टाइल और चॉइसेस जो आज इतने बदल गए हैं कि आज अनगिनत बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। हमें पिछले क्लास में साहब जी ने कई ऐसी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट विदेशी कंपनियों के खाद्य पदार्थों के उपयोग के बारे में बताया जिनके जो मौलिक घटक है वो नॉन वेजिटेरियन आइटम है। तो हम जाने अनजाने में वेजिटेरियन से एक नॉन वेजिटेरियन भी बनते जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमें मालूम नहीं है और हम उनको अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम उनका बराबर अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते ही जा रहे हैं। बट हमारा हैविंग सेड दैट गेनिंग हेल्थ इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। साहब जी ने बहुत अच्छे से स्ट्रेस दिया कि दैट ऑल वी हैव टू डू इज गेट बैक टू आवर किचन। हमारे मसाले जिनमें औषधियों के गुण हैं उनका खाने में भरपूर उपयोग करें। अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार दिनचर्या और ऋतुचर्या के नियमों का पालन कर अपने खान पान के नियमों को आप सुधारें और इससे हम वापस से वी कैन गेन आवर हेल्थ। सो इस थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ मैं साहब जी को सादर आमंत्रित करूंगी आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए। मथेन वंदानी साहब जी। हमने पहले बहुत स्टार्टिंग के अंदर भी हमने आहार के डिफरेंट प्रकारों के बारे में बात की थी। अब इन आहार के अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। उनके अंदर शाकाहार है। अब शाकाहार मतलब शाक सब्जी, वेजिटेबल्स एंड तरकारियां, जिनको हम कहते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स जो है उसको शाक शब्द से लिया गया है। तो शाकाहार ये वेजिटेबल्स का आहार। एक बात निश्चित होगी, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ यही सेट हो सकता है। आजकल के जो केमिकल का आहार जिसको हम रसायन आहार कहते हैं वो हमारी बॉडी के साथ सूट नहीं होता है। इसलिए पहला नियम समझ लीजिए कि जो भी कोई रसायन वाले पदार्थ हमारे बॉडी में नहीं जाने चाहिए। और आज की तारीख में केमिकल्स हो गए मेडिसिन के रूप में, आहार के रूप में हमारी बॉडी में जा रहे हैं
और उसका दुष्परिणाम लोग भुगत रहे हैं। किडनी का फेल होना, खराब होना, इंटेस्टाइन का बिगड़ना, पेट खराब होना, ये कई प्रकार में ज्यादातर इन केमिकल्स के कारण बढ़ता जा रहा है। और ऐसे केमिकल्स का दुष्परिणाम जो हो जाएगा रसायन का हर, वो हमको कैंसर तक ले जाएगा, किडनी फेल कराएगा, कुछ भी होगा। हमें नमक जो है वो सिर्फ सिंधव नमक लेना है, अलग से हमको सोडियम जो है वो उस प्रकार या सॉल्ट आदि का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि अब नमक ही केमिकल बन चुका है। आयोडीन उसमें मिक्स करके और नमक को जिस तरीके से बना रहे हैं, ये सारी रासायनिक प्रक्रिया केमिकल प्रोसेस है, और सबके खाने में बेसिक नमक यही आ रहा है। अब चाहे टाटा सॉल्ट नाम दे दो, आयोडाइज सॉल्ट नाम दे दो, और किसी अन्य नाम से दे दो, ये हमारे लिए ब्लड प्रेशर का, ब्रेन स्ट्रोक का, पैरालिसिस का और किडनी फेल का या डायलिसिस का सबसे बड़ा कारण यही बन रहा है। आज भी अगर आप ऐसे नमकों का, मतलब जो आयोडाइज सॉल्ट वगैरह केमिकलाइज नमक है, उनको छोड़ करके अभी भी पब्लिक समझकर सिंधा नमक पर आ जाए, तो आज भी हम कैंसर से बच सकते हैं, कई बीमारियों से बच सकते हैं, ये समझकर चलिए। नंबर 2 दूसरा आहार है अन्न आहार। अन्न में जिसमें हम गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, अनाज जो है उसको कहते हैं। अनाज के साथ में ही हमने दालें भी जोड़े, अनाज के साथ में हमने दालें वगैरह सब जोड़ दी है, इसलिए अन्न आहार में अन्न के साथ में ही उसकी भी गणना हमें करनी है। नंबर 3 तीसरे पर आला है फलाहार। तो हम यहाँ पर फलाहार को भी बरोबर समझ सकते हैं, इस प्रकार के कैसे फलों का आहार करें। आप इस पर भी जी सकते हो बरोबर। इसी तरह से ये हो गया दुग्ध आहार। आप दूध के ऊपर पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। शुद्ध देसी गिर गाय का दूध जो हो, उस पर आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो, अन्य किसी घटक की आवश्यकता ही न रहे, क्योंकि दूध पूर्ण आहार है, उसके अंदर पूरी तरह से सब घटक मिल जाते हैं। इसीलिए जन्म के बाद माता अपना दूध पिलाती है बालक को, और अपना दूध बंद करने के बाद गिर गाय का, देशी गाय का दूध पिलाती है। तो 3 बरस तक बाहर से आहार कुछ भी लेना नहीं पड़ता। आजकल के कलयुग के अंदर ये समस्या हो गई कि माता ही अपने संतान को पूरा दूध नहीं पिलाती है, और 6-8 महीने में छुड़ा करके उसको खाना पीना शुरू करा देती है। सबसे बड़ी तकलीफ ये हो रही है। तो इस पर गलती हमें नहीं करना है। प्रत्येक माता को यह विवेक रखना है कि जब प्रसूति हो जाती है तो बालक का अधिकार है, माता के शरीर में दूध जो बनता है वो दूध है, दूध की प्रॉपर्टी उसमें, रक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, ब्लड की एक भी प्रॉपर्टी उसमें नहीं है। और ऐसे संतान बालक माता के दूध पर जी सकता है। आप उसको 2, 2.5, 3 साल तक पानी भी न पिलाएं तो भी चलेगा, ऐसा आयुर्वेद के शास्त्रों का विधान है। लेकिन आज सबसे बड़ी गलतियां हो रही है कि माता ही बालक को पूरा अपना दूध नहीं पिलाती है। शास्त्र तो ये कह रहा है कि 100 बरस की उसकी लाइफ का द बेसिक फाउंडेशन पीरियड जो है वो माता के दूध पर है। जब माता दूध न पिलाए तो गौ माता को, गाय को माता कहा गया, कि वो जो गिर गाय है, देसी गाय, वो अगर उस प्रकार की है, उसका ही दूध पीने को मिले तो बालक को एक अनाज का दाना भी खाने की आवश्यकता नहीं है, पानी भी पीने की आवश्यकता नहीं है, बरोबर वो 3 साल, 4 साल, 5 साल उसी पर जिंदा रह सके।
या आगे बढ़कर भविष्य में 100 साल तक भी देसी गिर गाय के दूध पर जिंदे रहने वाले सैकड़ों ऋषि महर्षि हुए, सैकड़ों हुए हैं प्राचीन काल के अंदर, जो उसी पर जीवित रहते थे, कुछ भी अन्य लेते ही नहीं थे, पानी की भी आवश्यकता उनको नहीं पड़ती थी। ऐसे योगी ऋषि मुनि बहुत हुए हैं। अब इसके बाद हम आ रहे हैं मिष्टाहार, मतलब मिष्टान्न, जिसमें हमने जो बना ली है मिठाइयाँ वगैरह जो है, जीभ को स्वाद मीठा लगे, ऐसे मीठे स्वाद का आहार जो कर रहे हैं वो मिष्टान्न आहार जो है। और गरिष्ठ आहार विच इज हैवी फूड, इतना हैवी फूड हो जाता है कि जिसको पचाना भी मुश्किल हो जाए, वो है गरिष्ठ क्वालिटी का आहार। अब मैंने यहाँ पर मत्स्याहार, अंडाहार, मांसाहार इसको नहीं लिखा है, इसको आहार कहना ही बड़ी मूर्खता है। मांस शब्द के साथ आहार शब्द जोड़कर मांसाहार कह दो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अंडा के साथ आहार शब्द जोड़कर अंडाहार कह दो, मछली का जो संस्कृत शब्द है मत्स्य और उसके साथ में आहार शब्द जोड़ के मत्स्याहार कह दो, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़ी। ऐसा भारतीय संस्कृति में नहीं है, इसलिए हम इसका यहाँ विचार विमर्श भी नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसमें से एक वस्तु के ऊपर आज विशेष विचार, हम ज्यादा गहरा विचार करेंगे, वो है यहाँ पर फलाहार। अब बाकी के सब आहारों के बारे में हमने समझ लिया है, जान लिया है, इसलिए यहाँ पर जो है वो है फलाहार। अब फलाहार भी ऐसा है कि प्रकृति के अंदर आप देखेंगे कई किस्म के अलग अलग फल होते हैं। इन फलाहारों के अंदर हम यहाँ पर 3 विभाग कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है कुछ कच्चे फल, हाँ जी, तो यहाँ तीसरे नंबर पर आ रहा है। अब 3 प्रकार के ये फल जो हैं, इन तीनों प्रकार के फलों का आहार हम कर सकते हैं, करके जीवन पूरा जी सकते हैं, पूरा जीवन जो है हम फलों पर जी सकते हैं। ऐसा फलों का पूरा आहार व्यवस्थित है, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। पूरी जिंदगी भर अन्न आहार ग्रहण न भी करे तो भी मनुष्य पूरा जीवन जी सकता है। पूरी जिंदगी शाकाहार ग्रहण न भी करे तो भी पूरा जीवन फलों पर जी सकता है। फल भी है तो वनस्पति है, लेकिन शाकाहार की वनस्पतियां जो वेजिटेबल्स आप जिसको कहते हो वो सब अलग अलग है। एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, लीव्स, फ्रूट्स वगैरह सब जो है वो वनस्पति है, इसलिए वनस्पति को हम आहार बनाते हैं। अब इसके अंदर ये जो फल बने हैं, इन फलों की ये 3 डिवीजन हो गए साहब। अब फल के अंदर फर्क क्या है, अन्न के अंदर फर्क क्या है? अन्न कच्चे नहीं खा सकते हो, अन्न को पक्व गैस पर आग पर पका करके ही खाना है, तो ही वो पाचन होगा। उससे ठीक उल्टा नियम, फल को अग्नि पर कभी चढ़ाया नहीं जाता है। कोई भी फल जो है, किसी भी फल को आग पर चढ़ाना नहीं है। क्यों नहीं? वो पेड़ के ऊपर धूप के साथ में अग्नि से, धूप की गर्मी से ही पक गए हैं। अब वो जो पके हैं तो उसी पक्वता के अंदर उनके सब प्रकार के विटामिन, मिनरल्स आदि सब उनके अंदर पूर्ण रूप में मौजूद है। प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, शुगर की मात्रा भी होती है, सोडियम भी होता है, सॉल्ट भी होता है, नेचुरल होता है।
वो आप लेंगे, आपको जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आएगी। ख्याल आया? लेकिन हम ये नहीं लेकर के और फिर अपनी तरफ से अन्य अन्य आहारों को ग्रहण करते हैं, तब रोग बीमारियां बढ़ती हैं। अब या तो आप प्रक्रिया करके लो, तो फलों में प्रक्रिया करने में क्या नुकसान फायदा है, क्या फायदा नुकसान किसको किस प्रकार का है, वो हमें समझना है। तो यहाँ पर जो है, कौन से फल कच्चे खाओ तो नुकसान हो सकता है, कौन से फल पक्के खाओ तो फायदा हो सकता है, कौन से फल कच्चे खाओ तो ट्रीटमेंट मेडिसिन का काम कर सकती है, कौन से फल पके खाओ तो मेडिसिन का काम कर सकती है। और ये जो सूखे फल है, तीसरा सूखे फल को हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। ख्याल है? इस पक्व फल में और इस फल में, सूखे फल में क्या फर्क है? सूखे फल में अब रस नहीं रहा है और पके फल में रस ज्यादा भरा हुआ है, तो इसमें वाटर के, पानी के परसेंटेज ज्यादा रहेंगे, इसलिए पक्व फल है। कच्चे फलों के अंदर अभी रस पूर्ण रूप से परिपक्व हुआ नहीं है, तैयार नहीं हुआ है। आप देखिए, जब बीमारियां बढ़ती है तब लोग ज्यादा करके जो है फ्रूट्स खाते हैं। बीमारियों बढ़ने पर क्यों फ्रूट खाते हैं हम, क्या कारण है, क्या जरूरत पड़ी? लेकिन आजकल तो आप ये भी देखोगे, हॉस्पिटल में पेशेंट है तो लोग चाय बिस्किट ले जाते हैं, बिस्किट ले जाएंगे, कुछ और ऐसे ले जाएंगे, वो जाकर के चाय के साथ देंगे। अरे भाई साहब, वो और ज्यादा पेशेंट डबल बीमार हो जाएगा, ऑलरेडी बिस्तर में पड़ा है। अब जब बिस्तर में पड़ा है तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति में वो चाय के साथ बिस्किट खाएगा, फिर मैदा पेट में जमेगा, फिर मैदा भरेगा। चाय बिस्किट का कॉम्बिनेशन गलत है, विरुद्ध आहार है। भूल से भी हॉस्पिटल के अंदर बिस्किट नहीं देने चाहिए, ब्रेड वगैरह नहीं देने चाहिए, मैदा की आइटम भूल से नहीं देनी चाहिए, चाय तो हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं ले जानी चाहिए। लेकिन क्या समझ में ही नहीं आ रहा है, लोग आरोग्य के इतने प्राथमिक निमित्त, प्राथमिक के नियम नहीं जानते हैं, और आए दिन लोग अस्पतालों में ऐसा ले जाते हैं चाय बिस्किट वगैरह। ये गलती मत करिए। आप फलाहार ले जाओ, फल दीजिए, ताकि फलों से उनके शरीर को विटामिन ज्यादा मिल जाए, तो शरीर की रोग बीमारियों को दूर करने में अच्छा फायदा हो जाएगा। ये हम क्यों नहीं ध्यान रखते हैं साहब? ये अगर आप ध्यान रख लो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सब ये सबको रखना है। अगर इसी तरह से हमारा लक्ष्य रहा तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो फिर काम ही नहीं। अब आज हम यहाँ पर सूखे फल की बात नहीं करेंगे, आज हमको इन दो फलों की बात करनी है। ध्यान रखिए, ड्राई फ्रूट्स और ये ग्रीन फ्रूट्स साथ में नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? दोनों की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट, दोनों की प्रॉपर्टी टोटली बिल्कुल अलग ही है। आप इकट्ठे मत करना, नहीं तो बड़ी गलती हो जाएगी समझे। लेकिन लोग समझने को ही तैयार नहीं। फ्रूट के साथ भी ड्राई फ्रूट खाते हैं, फ्रूट के साथ भी उसको शो करने के लिए ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान होगा। क्योंकि फ्रूट के अंदर ये जो फल है, इनके अंदर किसी में 60% वाटर कंटेंस, किसी में 40% वाटर कंटेंस, किसी में 50% वाटर कंटेंस। सो ये सुपाच्य हो जाते हैं विद इन ए फ्यू आवर्स। 2 घंटे में तो फ्रूट आपका पचन हो सकता है। अब अस्पताल के अंदर है तो उसकी कंडीशन बिगड़ी हुई है, डाइजेशन बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, और डाइजेशन बिगड़ने से पेट अपसेट है, और पेट अपसेट होने से कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ता है, पेट साफ नहीं होता है।
ऐसे में अगर आपने जाकर चाय बिस्किट दे दिया तो भाई साहब नुकसान ज्यादा हो जाएगा। फलों के अंदर भी हमारी रोग बीमारियों को ट्रीटमेंट करने का बहुत अच्छा गुणधर्म है। नंबर 1, those who are suffering from the constipation or either the severe constipation, अब इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स कम है और ऐसे लोगों को सिर्फ आप एक दो वीक जो है फ्रूट पर रख दो, बरोबर उनका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, इंटेस्टाइन काम करने लग जाएगी। ये गुणधर्म परगेटिव गुणधर्म जो है जिसके अंदर, वो है पपीता। पपीते के अंदर बिल्कुल जो है ऐसा परगेटिव है कि पपीता खाने से बिना किसी दवाई लिए आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, पेट साफ होता है और आंतों को अंदर नई शक्ति मिलती है, आंतों इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स अच्छी बढ़ती है। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है उनके लिए सबसे बढ़िया फ्रूट जो है ये पपीते का है। नारियल का कोकोनट वाटर जो है वो नेचुरली आप लीजिए। किसी को भी कॉन्स्टिपेशन वालों को ये बाहर के एसिडिक चूर्ण लेने नहीं है, क्षारीय चूर्ण लेने नहीं है। अब आजकल के जमाने में आप भी जानते हो इतने जात की जो है प्रिपरेशन तैयार मिल रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, कायम चूर्ण, वो बोलते हैं नियम चूर्ण, वो बोलते हैं पेट साफ चूर्ण, वो बोलते हैं ये गलतियां मत करिए आप। हमारे इंटेस्टाइन को बिगाड़िए मत आप, उसको और सपोर्ट करिए। अगर अन्न आहार ज्यादा हो चुका है, गरिष्ठ आहार ज्यादा हो चुका है, मिष्टान्न आहार ज्यादा हो चुका है, क्यों ज्यादा मतलब क्या, आउट ऑफ योर डाइजेस्टिव कैपेसिटी, आपके पाचन की क्षमता इतनी नहीं थी और ये इतना ज्यादा हो चुका है, तो वो आपके शरीर में मलावरोध, ये आयुर्वेद का शब्द है मलावरोध, बड़ी आंत में जाकर के मल फंस जाता है, जम जाता है और ऐसा कठोर बन जाता है, आंतों में चिपक जाता है, म्यूकस के साथ आंतों में चिपक करके रह जाएगा। वो नुकसान हमारा ज्यादा करेगा, बीमारियां ज्यादा करेगा। आयुर्वेद शास्त्र ने सूत्र दिया है, सर्व रोगाणम मूलस्तु कुपितो मलः, सब रोगों की मूल जड़ जो है आंतों में जमा हुआ, कुपित हुआ, फंसा हुआ मल है। वो मल अंदर सड़ने लगता है, मल बिगड़ने लगता है, वो अलग बात है। तो ये पहले आप समझने की कोशिश करिए, आपको ख्याल आ जाएगा। तो ये है कौन सा फ्रूट लेना है, कैसे फ्रूट्स लेने हैं। अब सबको फल के अनुसार अपनी प्रकृति समझ करके लेना है। तो फलाहार के साथ जो मुख्य नियम जुड़ रहे हैं, वो कौन कौन से नियम, कितने नियम इसके अनुसार जुड़ रहे हैं। नंबर 1, फल के साथ में काल के हिसाब से फल लेना, देश के हिसाब से फल लेना, अपनी प्रकृति के हिसाब से फल लीजिए। हाँ जी, प्रकृति के हिसाब का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि इसमें आपको वात पित्त या कफ की कौन सी प्रकृति है। हमारी पेशेंट की या व्यक्ति की अपनी प्रकृति और उसके साथ फल की प्रकृति। अब जैसे जिनको कफ वृद्धि है, सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, नाक बहना, पेट में कफ, म्यूकस, आम, उन लोगों को मीठे फल नहीं लेने चाहिए। केला है, चीकू है, ये फल उनके लिए और बीमारी बढ़ाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। अब प्रमाण कितना होना चाहिए उसका विचार करना है, संख्या कितनी होनी चाहिए वो देखना है। ये सारे विचार हम फलाहार के साथ में करते हैं। और दूसरी तरफ से समझिए यहाँ पर ये दे रहा है रोगानुसार।
अब कौन से ये सारी बातें हम बरोबर स्टडी करेंगे तभी होगा, समझे कि नहीं। नंबर 1, आइए साहब, नंबर 1 में काल। चलिए, फ्रूट कब खाना चाहिए? सुबह में, दोपहर को, शाम को, रात को। ये 4 ही समय लोगों की प्रवृत्ति में है। तो कुछ लोग रात को फल खाते हैं, तो शास्त्रकार, आयुर्वेद शास्त्रकार निषेध करते हैं। फल रात को कभी नहीं खाया जाता है, शाम को भी ना कहते हैं। अब नेचुरोपैथी ये नियम बता रही है कि फल सुबह सुबह ही खाना चाहिए। अब खाने का तरीका जो बता रहे हैं, फल का तरीका क्या है, उसकी रेसिपी क्या है, इन सब बातों पर ध्यान रखिए। तो फल जो है, जो लोग भी है वो सुबह सुबह फल खाए, या दोपहर के 12 बजे के अंदर अंदर फल खा ले, या सीजन जब बदलती है तब दोपहर के 3 बजे के पहले खा ले, वो फायदा है। लेकिन अपने अपने हिसाब से देखिए साहब, जिन लोगों को कफ रहता है उनको जो है शाम को तो भूल से नहीं खाना है, रात को तो भूल से नहीं खाना है। सुबह दोपहर के अंदर, सुबह में या दोपहर तक अगर वो फल बराबर ले लेते हैं तो उनके लिए फायदा अच्छा है। अब जो है काल, दोपहर को लेना है तो कब लेना है, समय कौन सा निर्धारित करना चाहिए, समय सीमा जो है अपने अंदर। क्योंकि हमारे शरीर की प्रकृति को देखिए, सुबह सुबह आपका जो है कफ भाग ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, सुबह में लेकर के, मतलब 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। हाँ जी, फल को सूर्योदय के पहले नहीं खाते, ये ध्यान रखिए। सूर्य उदय के पहले खाने में क्या नुकसान है, कफ का काल रहता है। उनको कौन से फल खाने चाहिए, खट्टे फल, साइट्रिक फ्रूट जो है वो उनको ज्यादा लेने अच्छे फायदे में रहता है, ये समझिए आप। अब भाई आ गई बात भोजन के अंदर, भोजन के साथ में लेना क्या? जी नहीं, भोजन के पश्चात लेना। पहले लोग मिठाई खा लेंगे, फिर रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे और लास्ट में फ्रूट खाएंगे। ऐसी गलती कभी भी मत करिए। ख्याल आया? अब जो मिष्टान्न आहार जो है गरिष्ठ रहता है, भारी रहता है, जिसमें भी घी, गुड़ और शक्कर मिक्स हो गई, वो आहार गरिष्ठ आहार बन गया, मिष्ट आहार बन गया। ऐसा ये नियम है। अब जिनका पाचन जो है, अगर आपका पाचन प्रबल सशक्त है तो ठीक है, जरूर आप जो है गरिष्ठ आहार ले सकते हो थोड़ा सा, लेकिन आपको ये पूरा विवेक रखना है, गरिष्ठ आहार के साथ में ये फल मत जोड़ देना। बस गरिष्ठ आहार के साथ अन्न आहार मैच हो जाएगा, लेकिन दूसरा मैच नहीं होता है। क्योंकि मिठाई को पचने के लिए उसको जो है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगते हैं, और फल को डाइजेस्ट होने में 2-3 घंटे ही लगते हैं। तो ये गलती हमको कभी नहीं करनी चाहिए। अब आपने मिष्ट आहार लिया, अन्न आहार खाया, दाल भी खा ली, चावल दाल सब्जी सब खाने के बाद अंत में फ्रूट खाएंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी, वायु का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा, वातज बीमारियां आपकी बढ़ती जाएगी। ये मत समझना कि फल 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 अच्छा है, बहुत सरल है, बहुत सीधा है, इसलिए आप डबल खा लो, ज्यादा खा लो, किसी के भी साथ खाओ, किसी भी, कोई नियम ही नहीं पालना, ये गलती मत करना। फलों से भी नुकसान होता है, फलों से भी रोग बीमारियां होती है, फलों के कारण भी तकलीफ होती है। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं साहब, आप समझने की कोशिश करना।
नहीं तो कल बोलेंगे नहीं 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 मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूँ, मैं तो सिर्फ फल ही तो खाता हूँ, नहीं 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 मैं तो सिर्फ फल ही तो। अरे भाई साहब, फल खाने के तरीके अगर आपको सही नहीं आए तो फलों के कारण भी बीमारी बनेगी। नंबर 2, अब दोपहर के बाद का निषेध किया है, शाम का क्यों निषेध किया है? कि भाई शाम होने के बाद डाइजेशन वीक हो गया है। अब सूर्य की गर्मी के साथ ही हमारा पाचन तंत्र काम करता है, और इधर आपने ये गलती कर ली, और अगर सूर्यास्त हो गया तो रात के बाद फलाहार भी आपको जो है पाचन नहीं होगा, डकारें आएगी, गैस वायु ज्यादा बढ़ जाएगा, पेट में मरोड़ भी आ सकती है, कई बार जी मिचलना भी हो सकता है, ये समस्याएं आपके साथ जुड़ सकती है, ध्यान रखिए। अब आते आते आइए दूसरे नंबर पर, क्षेत्र देश। तो देश का नियम ये दिया है, ध्यान रखिए, आप जिस देश में रहते हो उस देश में अगर ये फल बनते हैं तो आप जरूर खाइए, आपके देश के होने चाहिए। हाँ जी, देश का मतलब यहाँ रहा है आपका जन्म किस भूमि में हुआ है, आप कहाँ रहते हो, कर्म भूमि आपकी कौन सी है, जन्मभूमि आपकी कौन सी है, उस एरिया में बनने वाले फल क्या है। अब राजस्थान के हैं, राजस्थान के फल कौन से हैं? आप जैसे कच्छ में चले जाओ तो वहां फल होते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह में, जो खजूर है, हम तो खजूर तो सूखने के बाद ड्राई फ्रूट में जाएगी, जब तक नहीं सूखे तब तक कच्चे फल में, या कच्चे ग्रीन होते हैं तब कच्चे फल में, और पीले बनने के बाद पके हुए फल में गिने जाएंगे सब, लेकिन सूखने के बाद वो ड्राई फ्रूट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, कच्छ में प्रदेश में जो रहे हैं उनके लिए है। साउथ इंडिया में जो ज्यादा रहे हैं वहाँ नारियल का प्रकार ज्यादा है, वहाँ के लोगों को नारियल खाना ज्यादा सूट होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो एक पिंड है ना, वो कहाँ बना हुआ है आपका, किस क्षेत्रों में बना हुआ है, वो ध्यान रखिए साहब। अब आजकल लोग गलती क्या कर रहे हैं साहब, इम्पोर्टेड फ्रूट्स, विदेशों से आए हुए फल। आप विदेशों के फल पर ज्यादा विश्वास मत रखिए, हमारे क्षेत्रों में होने वाला फल हमें ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ख्याल है, पाचन की दृष्टि से देखिए, हमारे ब्लड में जाकर उसके सारे तत्व मिलने चाहिए ना। देखिए, फलों का आहार लेने में हमारा सबसे बड़ा मुख्य कारण विटामिन का है, ख्याल आया आपको? ज्यादा से ज्यादा विटामिन जो हमको लेने चाहिए वो हमको फलों से मिलते हैं। अनाज में, अन्न में आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन कैल्शियम आदि ज्यादा मिलेगा, उसके अंदर आपको विटामिन की मात्रा जल्दी ज्यादा नहीं मिलेगी। जैसे कि हमारी आंख के लिए विटामिन ए ज्यादा चाहिए, बालों के लिए विटामिन सी ज्यादा चाहिए, स्किन के लिए विटामिन सी ज्यादा चाहिए, बोन्स के लिए विटामिन डी ज्यादा चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के जो विटामिन है वो शरीर को भी अलग अलग तरीके से उपयोगी बनते हैं साहब, तो उनका भी विचार कर लो, संदेह के नहीं। तो जैसा कि आपको ये समझ, एक चार्ट आपके घर में होना चाहिए, which contains whatever type of the vitamins, which type of fruit, फलाहार के अंदर किसमें कौन से विटामिन ज्यादा है। आंख की तकलीफ वालों को पपीता ज्यादा लेना चाहिए और मैंगो ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन मैंगो कच्चे नहीं खा सकते हैं, पके हुए मैंगो, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं फलाहार के अंदर जब भी बनते हैं तो वर्ण गंध रस स्पर्श बदलते जाते हैं, ये आप देखेंगे। अब आपको ये भी ख्याल आ जाएगा कि जब आपके फल जो है, अब ये फल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गए कच्चे फल,
अब ये यहाँ से परिवर्तित होकर के अपने आप में ही चलेंगे, तो इनका वर्ण बदलेगा, गंध बदलेगी, रस बदलेगा, स्पर्श बदलेगा, गुण, तो एक के बाद एक के बाद एक सब गुण बदलते जाएंगे साथ। ये सारे जो है ये आ गए कच्चे फल। अब यही जब कल फल हो जाएंगे, ये है हम कह रहे हैं पक्के फल। हाँ जी, पपीता नहीं पका है, ग्रीन कच्चा है, उसके गुणधर्म अलग रहेंगे। ख्याल आया? उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श बिल्कुल अलग से रहेंगे, फिर वो गुणधर्म वो उसमें नहीं आएगा। वही पपीता पक करके पीला हो चुका है, वो आपको विटामिन ए बरोबर देगा। हाँ जी, मैं इस बीच में थोड़ी आज के वर्तमान काल की परिस्थिति भी बता देता हूँ। जो ओरिजिनल पपीता पीला आता था वो तो आज देखने को ही नहीं मिल रहा है। अब ओरिजिनल जाति ही नष्ट कर दी है। अब ये आजकल के जो पपीते आते हैं साहब, वो आजकल क्या है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के पीछे इतने केमिकलों का प्रयोग करते हैं, इतना हाइब्रिड करते हैं। अब ये कहते हैं कि पपीते के बीज निकाल लो, सीडलेस पपीता, सीडलेस। अरे भाई साहब, ये बड़ी मूर्खता हो गई साहब। ऐसे पपीते हमको कैंसर करेंगे। ये हाईली केमिकल प्रोसेस से बनाए जा रहे हैं। आप जेनेटिकल मॉडिफाइड वाले कोई भी ना लाओ। महिलाओं को खास सूचना है, बड़ी साइज के फल देख करके भी मत लो। जो आज दिन तक हमने पपीता देखा है नॉर्मल, वही लीजिए। अब इतना एप्पल आता है तो इतना ही होना चाहिए। एप्पल इतना बड़ा बना करके हमको नहीं लेना है। ये हाइब्रिड जो करेंगे वो हैवी केमिकलों से करेंगे, वो आपकी बॉडी में कैंसर कर सकते हैं। आप समझते हो कि हम फल खा रहे हैं, लेकिन फल भी आपको कैंसर कर सकते हैं। ये आज की परिस्थिति कलयुग की है। ये एग्रो इंजीनियरिंग सिस्टम में, एग्रो इंजीनियरिंग के अंदर जो है जिस तरह से बनाए जा रहे हैं कृत्रिमता से, वो नुकसान कर रहे हैं। आपको बाजार से केले जो लाने हैं, ग्रीन कलर के लाइए, येलो कलर के केले मत लाइए, भूल से मत लाओ। येलो कलर के मैंगो भूल से मत लाओ। आप ग्रीन कलर के लाइए, थोड़े कच्चे लीजिए, वो घर में दूसरे चौथे दिन वो पक जाएंगे, वो चलेगा। लेकिन बाजार से ये पीले कलर के मैंगो जो है, एक कलर पूरा पूरे केले के ऊपर एक ऐसे जो है, देखो तो समझ जाओ कि एक बहुत रासायनिक प्रक्रिया से, क्या है कि नहीं, ऐसे केमिकल से उसको बनाया गया है जो आपको कैंसर कर सकता है। ये लोग पेड़ पर से आम लाते हैं, लेकिन आम लाकर उसको भट्टी में रखकर केमिकल करके और प्रोसेस करके ऊपर की स्किन जो है एकदम येलो करके आपको बाजार में मार्केट में बेच देंगे। आप घर लाएंगे, आप खाएंगे, आपको मिठास भी नहीं आएगी, पका नहीं है। सूर्य की किरणों से पेड़ के ऊपर जो पकने चाहिए वो अनिवार्यता है। अगर कृत्रिम रूप से कुछ भी प्रक्रिया करके पकाए तो भूल से मत खरीदो, वो कैंसर करने वाले बन जाएंगे। ये ध्यान में लीजिए, आप बात को समझे कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कच्चा पपीता अलग गुणधर्म वाला है। अब पेप्टिन जो के परसेंटेज उसमें जो आते हैं वो अलग है, और उसको ला करके आपको, अब कुछ लोग नहीं समझते हैं, फ्रूट्स की भी सब्जी बना लेते हैं। ये बड़ी गलती हो रही है साहब। कोई भी फल गैस पर, आग पर चढ़ना नहीं चाहिए। आपको खाना है तो कच्चे मत खाइए, पके होने पर ही खाइए। वही आम कच्चा होने पर आप खाएंगे तो नुकसान करेगा, क्योंकि उसके गुणधर्म अभी नहीं बदले हैं। और वही आम पक जाने के बाद खाएंगे तो बरोबर गुण करेगा।
पकना अपने तरीके से होना चाहिए, नेचुरल। तो वो फिर आपके लिए आँख की दवाई बन जाएगी। विटामिन ए उसमें मैक्सिमम मिल जाएगा, दूसरे विटामिन मिल जाएंगे, आपके गुणधर्मों के हिसाब से बहुत शरीर को पुष्ट करेगा। समझे कि नहीं, ये बात भी है। अब रही बात ये कि वर्ण गंध रस स्पर्श और गुण जो है सबके देखना है। एक ही फल है लेकिन कच्चा होने पर सारे वर्ण गंध रस स्पर्श गुण अलग होते हैं, वही पकने पर अलग हो जाता है। हाँ, एक बात मैं ये कहता हूँ, कच्चा फल एक ही खाया जाता है, वो है बेल फल। देखा है ना आपने, जो बेल बेल वृक्ष का जो फल होता है, वो बेल फल पेट की बहुत बढ़िया अच्छी दवाई है। खास करके बेल फल बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, पेचिश वालों के लिए, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द आईबीएम डिजीज जो है, आईबीएस वालों को तो खास करके ये कच्चा बेल फल खाना चाहिए, या कच्चे बेल फल का मुरब्बा जो बनाया जाए वो खाना चाहिए। और ग्रीन आंवला जो है वो कच्चा खा सकते हो। ये ग्रीन आंवला पकने के बाद भी हम पिलास पड़ जाए थोड़ी, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसको, फिर भी ग्रीन में भी रस बना रहता है, पकने पर भी रस बना रहेगा। अब बाकी के फल कच्चे नहीं खाना है। जैसे एप्पल है तो ग्रीन कलर है तो नहीं खाओगे आप, उसका रेडिश कलर आना चाहिए स्किन के ऊपर, तभी आप उसको खाएंगे। अभी आप जो देख रहे हो पैर, जिसको हम बोलते हैं ना, ये नाशपाती पैर जो है आजकल उसको भी कृत्रिम बना रहे हैं साहब, वो भी ग्रीन होता है और धीरे धीरे 2-4 दिन में पक करके वो उसके ऊपर की सरफेस जो है आपको ग्रीन कलर ही बदल जाएगा। तब आप उसको देखेंगे कि हाँ सब है। कोई भी फल जब कच्चा रहेगा तो ग्रीन कलर में रहेगा, वही फल पकने के बाद सूर्य के ताप से पके और नेचुरल फॉर्म में जो है वो अपना कलर बदल देता है। तो ये आप प्रयत्न करिए जरूर खाने के लिए, समझे कि नहीं। अब रोगानुपात, रोग आदि समझकर खाना है। तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट है उनको केला नहीं खाना चाहिए, चीकू नहीं खाने चाहिए, एप्पल ज्यादा नहीं खाने चाहिए, पेर ज्यादा नहीं खाने, उनको साइट्रिक फ्रूट ज्यादा खाना, पाइनएप्पल ज्यादा खाना चाहिए, ऑरेंज ज्यादा खाना चाहिए, मौसम्बी ज्यादा खाने चाहिए, उनके लिए ये है। लेकिन अब डायबिटीज वाले, अब कोई कहे कि मुझे तो मैंगो ही खाना है, मैंगो खाने की इच्छा बहुत है। भाई साहब, जब मैंगो खाना हो तो अपने मन पर नियंत्रण रखिए, कंट्रोल रखिए और आधा मैंगो खाइए, अकेला ही मैंगो खाएंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। एक भी वस्तु आप दूसरी स्पर्श भी नहीं करेंगे। आप जिस दिन मैंगो खाएंगे, पका हुआ मैंगो आधा खाएंगे, हापुस है तो आधा खाइए। आम का रस जो है तो वो आप एक खा सकते हो, लेकिन अब पूरे आधे दिन तक 6-8 घंटे तक दूसरा कुछ भी नहीं खाएंगे तो उनके लिए डायबिटीज में तकलीफ नहीं होगी। हाँ जी, एक सावधानी सबको रखनी है, किसी भी फ्रूट के अंदर आप शक्कर मत डालिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं महिलाएं, इतनी भारी गलती कर रहे हैं कि ये बनाएंगे फ्रूट जूस बना लेंगे, शक्कर डालेंगे, बस सामने वाले को जीभ को मीठा लगना चाहिए। ऐसी मानसिकता जो बना ली है वो सबसे ज्यादा नुकसानकारक। लोग अक्सर ये गलती करते हैं साहब। और इसके अंदर आप अगर पहली बात तो यह कि जूस किसी का भी नहीं निकालना है। जूस निकालने के बाद टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं, और शक्कर मिला के खाएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप पहले ये समझिए, ईच एंड एवरी फ्रूट कंटेन्स इट्स ओन ओरिजिनल शुगर, और फ्रूट की शुक्र शर्करा जो होती है वो ब्लड में जल्दी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि फ्रूट सुपाच्य जल्दी पचता है, इसलिए। अब किसी भी फ्रूट को देखो आप, कोई भी फ्रूट हो, आप न तो नमक टच करेंगे न शक्कर टच करेंगे, कोई मसाला नहीं,
हाँ जी, ध्यान रखनी, बाहर कंपनियों वाले ने अलग अलग फ्रूट के मसाले बनाए, ये पागलपन है। उनको बेचना है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, इसलिए उन्होंने बना दिए। आपको ये गलती नहीं करनी है। एक भी फ्रूट के साथ कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। चाट बनाना, ये क्या तरीका है? फ्रूट की चाट होती है। फ्रूट की चाट मतलब क्या बता रहे हैं? यहाँ नियम ये दिया है, एक बार में एक ही फ्रूट खाना है, साथ में 2-4 फ्रूट मिक्स करके कभी नहीं खाना है। ये नियम है माता जी, ध्यान रखिए, थोड़ा जगिए आप। अरे इनको जगाने वाले भी तो कोई नहीं है, ये तो आराम से सो रहे हैं। माता जी आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप नींद मत लीजिए थोड़ा सा। अभी नहीं तो ये बोल दो कि मैं ध्यान में, मेडिटेशन में नहीं सुन साहब जी, सुन रही हूँ। ये गलती मत करिए आप सुन रहे, मैं भी तो देख रहा हूँ ना यहाँ पर। हाँ, थोड़ा नींद आ जाए तो आप बंद करके निकल जाओ, क्या बड़ी बात है। हाँ जी, ये बात ध्यान रखिए कि एक बार में एक ही फल खाना है, दूसरा फल साथ में मिक्स कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सबके गुणधर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना। केले के साथ दूसरा कोई फ्रूट इकट्ठा नहीं करना है, मैंगो के साथ दूसरा कोई फ्रूट इकट्ठा नहीं करना है, एप्पल के साथ दूसरा कोई फ्रूट मत मिलाइए। आप एप्पल के साथ नाशपाती पैर को समान स्वरूप में गिन करके ये भी खाओ वो भी खाओ, ऐसी गलती मत करिए। सबके गुणधर्म अलग है, सबके विटामिन अलग अलग है, सबके तरीके अलग अलग है। और जिन लोगों को मोटापन है, ओबेसिटी है, और मोटेपन के साथ में जिनको म्यूकस वगैरह की मात्रा है, उनको केला नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, सीताफल नहीं खाना है। ये समझिए आप थोड़ा सा। बाजार की बात छोड़ो, बाजार में बेचने वाले फ्रूट के साथ में मसाला लगाएंगे, नमक डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब नुकसानकारक है। आप उनको, और सबसे बड़ी खतरनाक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ मिल्क शेक। एक भी फ्रूट का मिल्क के साथ में कॉम्बिनेशन मत करिए। इवन द बनानास एंड मिल्क बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग। डोंट मिक्स अप विद द बनानास एंड मिल्क। आप मिल्क शेक बनाने की पद्धति हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, नॉट द इंडियन कल्चर। और अष्टांग हृदयम है, चरक संहिता है, वाग्भट ऋषि की है, ये सब निषेध कर रहे हैं। एक भी दूध दही छाछ आदि किसी के साथ किसी भी फल का कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल अलग रखिए आप। दूध पीना है तो एक भी फल नहीं खाना है। फिर ये मत बोलिए कि नहीं दूध पी लिया हमने, आधे घंटे बाद खा लें क्या, ये गलती हो रही है। हमारे यहाँ पर कई जगह पर वर्षी तप चलते हैं, तपस्याएं होती है, और ऐसी तपस्या में अक्सर लोग दूध या दूध पाक या दूध की खीर या बासुंदी के पदार्थ बनाते हैं और फिर वास्तव फ्रूट भी खाते हैं। ये गलती हो रही है। ऐसे लोगों को वात पित्त कफ बिगड़ता है, और बिगड़ने के बाद रोग भी, बीमारियां उसके कारण बढ़ती है साहब। अब ये प्रमाण देख लो, संख्या में बता रहा हूँ, एक बार में एक ही खाया जाता है। ध्यान रखिए, टोमेटो जो है वो जब ग्रीन है, कच्चा है, तब वेजिटेबल के अंदर है, और वही पक करके रेड बन जाता है तब वो फ्रूट की क्वालिटी में आ जाएगा। आप उसको फल समझकर खाइए। रेड टोमेटो गैस पर नहीं चढ़ना चाहिए। लाल टमाटर अग्नि पर चढ़ना ही नहीं चाहिए, साथ आना ही नहीं चाहिए। आप लोग जो उसको छौंकने में डाल देते हो, दाल में, सब्जी में, किसी में भी टमाटर, उसकी ग्रेवी करते हो, रस करते हो, और सबसे बड़ी मूर्खता तो हो रही है पनीर के साथ दाल टमाटर की ग्रेवी। ये तो और भी बड़ी मूर्खता है। क्यों करते हैं ऐसा? होटल वालों की बात अलग है, ध्यान रखिए। स्ट्रीट फूड, रास्ते पर बेचने वाले और होटल में बेचने वाले, ये लोग सबको
आयुर्वेद के नियमों से विरुद्ध चलते हैं, गुणधर्म विपरीत है उनके, उनको पब्लिक को वैरायटी दिखानी है और ऐसा करके अपना माल बेचना है और बस उनको शो दिखाना है, देख करके लोग राजी हो जाए, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये गलती हमको कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करनी। तो ये नुकसान कारक है। क्या नुकसान होगा? हमारा लीवर वीक होता है, इंटेस्टाइन कमजोर होते हैं, आंतें कमजोर होती हैं। विरुद्ध आहार का सबसे बड़ा नुकसान लीवर को बिगाड़ने का होता है और आंतों को कमजोर करके पाचन तंत्र बिगाड़ेगा और उसके कारण जो नुकसान होगा फिर वो रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, ये भी बात आप ध्यान में रखिए साहब। मैं क्या करूं स्मिता बहन जी, टाइम तो ओवर होता जा रहा है। साहब जी थैंक यू सो मच। बहुत मैं कुछ प्रश्न ले लूं साहब जी? जरूर सर, द सब्जेक्ट इज नॉट दैट मच कंप्लीट। जी 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 चलिए। सो दर्शकों से भी अनुरोध है, आपके पास प्रश्न है तो आप भी हैंड रेज कर सकते हैं। मीनवाइल आई विल आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, ये जो जॉइंट्स पेन जो होता है लोगों को, उन लोगों के लिए फ्रूट्स हानिकारक है या हाँ, उनके लिए आपका क्या संदेश? हाँ जी, बात समझिए। जॉइंट्स पेन क्यों होता है? जॉइंट्स पेन ये जो है आयुर्वेद शास्त्रकार ने इसको वात रोग कहा है, वातज व्याधि है। अब ये जो लोग जैन धर्म के नियम की भी तपस्या एकासना व्यासना आदि करते हैं, वो भी दूध और दूध की बनी हुई चीजें खाएंगे, दही भी खाएंगे और साथ में लास्ट में फ्रूट भी लेते हैं। भाई हमारी श्रीमंताई है ना, हमें ये दिखाना है। तो उनको वायु बिगड़ती है, वायु बिगड़ने के बाद म्यूकस खराब होता है, वो म्यूकस वायु लेकर के जॉइंट्स में पहुंचता है, उसको कहते हैं आम वात। उनकी हिस्ट्री देखो आप, ये उनकी हिस्ट्री में बरोबर मिलेगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि ऐसे कारण से वात रोग बढ़ गया है, बढ़ाया है। अब उसकी ट्रीटमेंट करने जाओगे फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ, मैं तो क्या खाती हूँ, मैं तो ऐसा नहीं खा। अरे वो खाते हैं और विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं। आज भी घरों में मम्मियां जो है वो बच्चों को मिल्क शेक बना के दे रही। अब क्या बताना है भाई साहब, अपने हाथ से माँ अपने बच्चों को बीमार कर रही है। ये क्या कारण है? जब मिल्क और शक्कर दोनों विरुद्ध चीज है, मिल्क और नमक विरुद्ध चीज है, फ्रूट और शक्कर विरुद्ध चीज है। आप भूल से मिक्सअप मत करिए, ऐसी गलतियां तो लोग बहुत कर रहे हैं। और स्मिता बहन जी, मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ, ऐसे नियम में समझा रहा हूँ, इसी कारण कई लोग मुझे कह रहे हैं कि जैन फाउंडेशन वालों को कन्विंस करिए कि प्लीज डोंट क्लोज दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट, आप इनकी क्लास से बंद मत करिए। आहार, हेल्थ एंड डाइट की बातें लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। कई लोग नेट पर से यूट्यूब पर भी सुनते हैं, सभी क्लास में तो नहीं आते हैं लेकिन सबकी इच्छा रहती है। लेकिन अब जैन फाउंडेशन वालों की अपनी एक लिमिट है भाई साहब, उन्होंने जितना किया है वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम जैन फाउंडेशन का डिसीजन आने के बाद न्यू ईयर 2023 के अंदर जनवरी से क्या करना है वो अलग से हम सोचेंगे। जी हाँ जी सेकंड जी साहब जी, थैंक यू सो मच। नैना सिंह जी, आप अनम्यूट करिए। मारे साहब, आपने आईवीएफ में आंवले का उपयोग बताया था, वो किस तरह करना चाहिए? आंवले को आप कद्दूकस करते हैं, गुजराती में खीसवानो के छे, हाँ करके हाँ, उसको सब्जी के ऊपर डाल के खा सकते हो। सब्जी के ऊपर? सब्जी वेजिटेबल्स के ऊपर। अच्छा, मतलब अपन जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उस सब्जी के साथ? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। जी जी थैंक यू सो मच नैना जी। अच्छा, मैं एक और दूसरा प्रश्न अरुणा जी का लूंगी। अभी विंटर में अपनी स्किन ड्राई हो जाती है, तो हाथ के पंजों और पैर की जो एकदम ड्राई होके निकल जाती है, तो उसको क्या समझने का, किसका प्रकोप है? वात हाँ, है, ये पीत है? प्रकोप बोलता नहीं, आगल बोलता नहीं, एक सेंटेंस में पूछने को बोलिए साहब।
तो ये आपको समझना है कि रुक्षता शरीर में ज्यादा आई है। તમે ખાખરા ખાતા હો તો બંધ કરજો। આમાં જે કંઈ પણ તમારે ખાવાનું બીજું કંઈ નહીં કરો, 1 ચમચી તલનું તેલ ખાઈ લો, 1 ચમચી સરસોનું તેલ ખાઈ લો, કોકોનટ ઓઇલ રોજ 1-1 ચમચી તેલ અલગથી ખાઈ લો। એટલે અને આ જ્યાં વિન્ટર હોય તો સ્કિન રૂટ થવી જ જોઈએ, એનું નેચરલ છે। क्योंकि नेचुरल से विंटर के अंदर माधी हांबर से नहीं आता, साहिब जी विंटर के अंदर स्किन होल्स हो जाते हैं और यूरिन बढ़ता है। जब विंटर नहीं होती है, समर सीजन के स्किन होल्स खुल जाते हैं, तब पसीना बाहर निकलता है। तो जब स्किन होल बंद हो जाते हैं, पसीना नहीं निकलता है, तो स्किन सूखनी चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन चमड़ी भी निकल जाती है तो जी खाली तेल करी लो, थोड़ा तेल घसी दो 4 से। अच्छा हाँ जी बोलिए हाँ जी। जी हाँ, हमारा खास ग्राहक शकुन जी, ये शकुन जी है आपके Okay, पास। Nanda ma'am. मैडम आप अपना प्रश्न आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। जी अब जी एक और प्रश्न ये है कि लोग सब्जी लाइक सैलेड्स और फ्रूट्स को भी मिक्स करके खाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सलाद के साथ फ्रूट या फ्रूट सलाद के साथ ये तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा इनकम्प्लीट है सब्जेक्ट। लोग फ्रूट सलाद बना के खा रहे हैं, दूध में अलग प्रकार के 10 फ्रूट डालेंगे, खाएंगे साथ। अब मूर्ख लोगों को हम कहाँ से कहाँ ला जाए भाई साहब। ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश सब आ जाएंगे तो भी इनकी मूर्खता को दूर नहीं कर सकते हम। एक अंतिम प्रश्न ये है साहिब जी कि जो लोग सुबह में फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं किसी भी वजह से, क्या वो खाने के लंच खाने के कुछ समय पहले फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं? जरूर खा सकते हैं, फलाहार भी तो है ना। आप फ्रूट्स को आहार के पहले, भोजन के पहले खाइए, 2 घंटे बाद भोजन करिए, आपके लिए उचित रहेगा। जी जी, तो साहब जी अभी हम प्रश्न तो हमारे खत्म हो गए हैं, तो हम यहाँ समय अपने सेशन को विराम देंगे। नहीं ये कौन है? और साहब जी इन मैडम का वीडियो स्टक है, मैंने ऑलरेडी हमने अपने ग्रुप्स को ओपन कर दिया है, तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप धीरे धीरे अपने प्रश्न है वहां पे लिखते जाइए। हम लोग उसका एक रिपोजिटरी तैयार कर रहे हैं, पूरी डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग उनको प्रश्न को नेक्स्ट जो भी सेशंस हैं उनमें लेते जाएंगे। सो जिनके भी प्रश्न मैं नहीं ले पाई हूँ, प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस ओवर देयर। Groups are open. All 4 groups of Jain Diet and Ayurveda are open. साहब जी हम सेशन को विराम देंगे। नमो दानम नमो सिद्धानम नमो आर्यणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वे सिद्धमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम वरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। विकाल बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को जय जिनेन्द्र।